नमस्कार, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के अध्याय 2 मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अध्याय 2 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर गौर करते हैं। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1 है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम अजात शत्रु नाम के राजा ने किया। यानी कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ अजात शत्रु होगा। अब अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। तो जीवक वैद्य जो है वो हर्यक वंश के काल में था। यानी कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स होगा, हर्यक। अब अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। तो अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन नामक शासक ने करवाई। यानी कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स रुद्रदामन होगा। अब अगला प्रश्न चौथा प्रश्न में कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयभद्र, जिसे उदायन भी कहा जाता है, उन्होंने किस नदी के संगम पर की। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयभद्र ने, जिसको उदायन भी कहा जाता है, उन्होंने गंगा, सोन, पुनपुन यानी कि इन सभी नदी के संगम पर की। यानी कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द इन सभी के संगम पर होगा। अब अगला प्रश्न यानी 5वां प्रश्न में कह रहा है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। यानी कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप में भी सबसे पहले हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। तो वह शासक स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त नाम के शासक को श्रेय जाता है कि उन्होंने सबसे पहले हुनों को परास्त किया, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया एवं यूरोप में भी। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब स्कंदगुप्त होगा। अब अगला प्रश्न छठा प्रश्न में कह रहा है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो यूरोप का समुद्रगुप्त जो था वो नेपोलियन था। यानी कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब नेपोलियन है। अब अगला प्रश्न सातवां प्रश्न में कह रहा है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। यानी कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स प्रभावती गुप्त होगा। अब अगला प्रश्न 8वां है। 8वां प्रश्न में क्या कह रहा है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है। तो भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण सातवाहन काल का है। यानी कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब सातवाहन काल है। अब अगला प्रश्न जो 9वां प्रश्न में कह रहा है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख एरन यानी कि सागर में मिला है। यानी कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ एरन सागर होगा। अब अगला प्रश्न यानी 10वां प्रश्न में कह रहा है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो 13वें शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। यानी कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द 13वें होगा। अब अगला प्रश्न यानी कि 11वां प्रश्न में कह रहा है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया। श्लाघ्य मतलब प्रशंसनीय प्रयास किया। तो देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर नाम के एक विद्वान हैं जिन्होंने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य यानी प्रशंसनीय प्रयास किया। इस तरह से प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर होगा। अब अगला प्रश्न यानी कि 12वां प्रश्न कह रहा है कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। तो मौर्य कला का निम्न में से स्तंभ जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। यानी कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द स्तंभ होगा। अब अगला प्रश्न यानी कि 13वां प्रश्न में कह रहा है कि इंडिका की रचना किसने की। तो इंडिका की रचना जो है वो मेगास्थनीज ने की। यानी कि प्रश्न
संख्या 13 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब मेगास्थनीज होगा। अब अगला प्रश्न 14वां प्रश्न में कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है उसकी रचना हरिसेन ने की। इस तरह से प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स हरिसेन होगा। अब अगला प्रश्न 15वां प्रश्न में कह रहा है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। तो गुप्तों के काल में फाहियान नाम के एक चीनी यात्री भारत आए थे। इस तरह से प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब फाहियान होगा। अब अगला यानी 16वां प्रश्न जिसमें कह रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय इतिहास का जो गुप्त काल है वो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब गुप्त काल होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है 17वां नंबर, उसमें कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक जो था वो मौर्य वंश का तीसरा शासक था। यानी कि प्रश्न संख्या का 17 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब मौर्य वंश होगा। अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था। अब अगला प्रश्न यानी 18वां प्रश्न में कह रहा है कि कौटिल्य की कृति है। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य है। तो यहाँ ये भी कह सकता है कि चाणक्य की कृति है। तो कौटिल्य की कृति है अर्थशास्त्र। यानी कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब अर्थशास्त्र होगा। अब अगला प्रश्न यानी 19वां प्रश्न में कह रहा है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया। तो मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ चंद्रगुप्त मौर्य होगा। अब अगला प्रश्न यानी कि 20वां प्रश्न जिसमें कह रहा है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किससे। तो समुद्रगुप्त की जानकारी जो है वो प्रयाग प्रशस्ति से होती है। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब प्रयाग प्रशस्ति होगा। अब अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं जिनका क्रम संख्या 21 है। तो प्रश्न संख्या 21 में पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन, जिसे उदयभद्र भी कहा जाता है, उन्होंने की। यानी कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब उदयन यानी कि उदयभद्र होगा। अब अगला प्रश्न 22वां प्रश्न कह रहा है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। तो नवरत्न जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासक नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। तो नवरत्न जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होगा। अब अगला प्रश्न यानी 23वां प्रश्न में कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो रचनाकार है वो कालिदास है। यानी कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ कालिदास होगा। अब अगला यानी कि 24वां प्रश्न में कह रहा है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की। तो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत जो है अशोक नाम के एक शासक ने की। यानी कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब अशोक होगा। अब अगला प्रश्न यानी 25वां प्रश्न जिसमें कह रहा है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। तो अशोक नाम के शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। यानी प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ अशोक होगा। अब अगला प्रश्न यानी कि 26वां प्रश्न में कह रहा है कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था। तो मौर्य काल के टकसाल का प्रधान लक्षणाध्यक्ष था। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द लक्षणाध्यक्ष होगा। अब अगला प्रश्न यानी कि 27वां प्रश्न में कह रहा है कि पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है। तो पतंजलि के महाभाष्य से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। यानी कि प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ मौर्य काल होगा। अब अगला यानी कि 28वां प्रश्न में कह रहा है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो धम्म की शुरुआत जो है वो अशोक ने की थी। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 28 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स अशोक होगा। अब अगला यानी कि 29वां प्रश्न में कह रहा है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र एवं इंडिका से मौर्य काल राजवंश
की जानकारी मिलती है। इस तरह से प्रश्न संख्या 29 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ मौर्य होगा। अब अगला यानी कि तीसवां प्रश्न में कह रहा है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण करवाया। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण कराया। तो एलोरा में कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश ने निर्माण कराया। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स राष्ट्रकूट होगा। अब अगला यानी कि 31वां प्रश्न में क्या कह रहा है। 31वां प्रश्न में कह रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो आपको बता दें कि महाजनपदों की संख्या 16 थी, जिनमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 31 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ मगध होगा। अब अगला प्रश्न 32वां है, जिसमें कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 32 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब 18 होगा। पुराणों की संख्या 18 है। अब अगला यानी कि 33वां प्रश्न है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा गया है। इस तरह से प्रश्न संख्या 33 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब गणतंत्र होगा। अब अगला यानी कि 34वां प्रश्न, जिसमें पूछ रहा है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि जहां लोग अपना घर बनाते हैं, जहां लोग अपना घर बनाते हैं। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 34 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ जहां लोग अपना घर बनाते हैं होगा। अब अगला प्रश्न 35वां प्रश्न में कह रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते थे वो चांदी और तांबे से दोनों से बने होते थे। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 35 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द ब और स दोनों में होगा, यानी कि ब यानी चांदी और स यानी कि तांबे। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 35 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन द ब और स दोनों होगा। अब अगला प्रश्न यानी 36वां प्रश्न में कह रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो स्थित था वो भारत में स्थित था, यानी कि प्रश्न संख्या 36 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स भारत होगा। अब अगला प्रश्न यानी कि 37वां प्रश्न, जिसमें कह रहा है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि प्रश्न संख्या 37 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। अब अगला प्रश्न 38वां प्रश्न में कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो आपको मैंने पीछे बताया है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त नाम के शासक को कहा जाता है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 38 का भी सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ब समुद्रगुप्त होगा। अब अगला यानी कि 39वां प्रश्न में क्या कह रहा है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। तो कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 39 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब होगा, यानी 78 ईस्वी में होगा। अब अगला यानी 40वां प्रश्न कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। और आपको बता दें कि मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही हुआ था। तो प्रश्न संख्या 40 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब होगा। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब अगला यानी कि 41वां प्रश्न है कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 41 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स राजदूत होगा। अब अगला और इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक हम आपको बता चुके हैं कि मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक जो था वो अशोक था। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 42 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ अशोक होगा। तो इस अध्याय में बस इतना ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 3 से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। आपसे अपील
कि अगर आप बीएससीबी 12th सेशन 2020-22 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ विषय हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र की पूर्णतः तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।